अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द प्रोग्राम खबर वही अंदाज में। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म भट्ट। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन का अच्छा आगाज़ हुआ होगा आपका, और आज के शो का आगाज़ भी हम अच्छी बात से ही करेंगे, जो कि हमारी रिवायत भी है कि आगाज़ अच्छी बात से ही होना चाहिए। तो आज की जो अच्छी बात है जी, वो किताबों से दोस्ती है, जो कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजकल नापैद होती जा रही है, बल्कि हो चुकी है। इसे हमने रिवाइव करना है। मोबाइल और इंटरनेट ने तो इस रिवायत को बिल्कुल ही अब ख़त्म करके रख दिया है। और ये नाज़रीन याद रखें कि किताबें ही इंसान की बेहतरीन और सच्ची दोस्त हैं, जो बग़ैर किसी गरज़ के हमें इल्म, अक्ल और दुरुस्त रहनुमाई फ़राहम करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो आज इंटरनेट ने, हालांकि ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है अगर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमने ये कर दिया है कि किताबों को बिल्कुल साइड पे रख दिया। वो शेल्फ पे अगर पड़ी हैं तो बस वहाँ पड़ी हुई। दैट्स ट्रू। अब देखो ना, अगर किताबें आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर आप एक शऊर भी रखते हैं और फिर आप उनको एक कहते हैं ना, उनके मुताले के बाद इतने काबिल होते हैं कि आप उन पर बात कर सकें, गुफ्तगू शुनीद कर सकें। हम जैसे कि हम कितने गाए बगाए दिन मेकअप में आए दिन डिस्कस कर होते हैं फ़लाँ किताब के बारे में, इस किताब से हमने क्या सीखा। तो किताबें पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये है कि एक तो आपकी मालूमात में इजाफा होता है, सही है, वहीं आपके ख्यालात में वसअत भी आती है। अब ये जो तंग नज़री है ना, उसको दूर करती है, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि बर्दाश्त का मादा पैदा करती है, क्योंकि आप बहुत कुछ उन किताबों से सीखते हैं, लर्न करते हैं, और फिर जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, आप देखेंगे आपको हर मुताला करने वाला शख्स थोड़ा धीमे मिजाज का मिलेगा। उसकी मतलब एक अलग ही लाइफ होगी, एक अलग ऑरा होगा, एक अलग पर्सनालिटी होगी उसकी। क्यों? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन उसमें होगा, ठीक है, क्योंकि वो किताब से कुछ ना कुछ सीख कर लाजमी, अब ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई चीज़ ना, और किताब एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना एक कंप्लीट मुकम्मल अटेंशन आपकी फ़ोकस की तलबगार होती है, यानी कि वो आपने मुकम्मल अपने फ़ोकस के साथ, अटेंशन के साथ आप पढ़ते हैं। आज के जो इंसान का एक और बहुत बड़ा मसला है ना, वो तन्हाई। हालांकि हर तरफ जो है हमें इंसान ही इंसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंसानों की भीड़ में हम तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में यकीन करें, किताब पकड़ लें, ये आपका दिल भी बहलाएगी, आपके गम को ये सुकून भी फराहम करेगी, उसको सुकून में बदल देगी बल्कि। और हो सकता है कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के पास आपके लिए इतना वक्त ना हो, आजकल नहीं है, देखें आजकल इतना वक्त नहीं है किसी के पास, तो किताब से दोस्ती कर लें। आप किसी इंसान को, ठीक है, इंसान भी हमें ज़रूरी होते हैं, उनके साथ चलना होता है, लेकिन हर वक्त आपके पास वो नहीं हो सकते। हर एक की अपना एक लाइफस्टाइल है, हर एक का लाइफ सर्कल है, वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार है। तो अगर आपको इस भीड़ में भी तन्हाई महसूस हो रही है ना, तो आपके अंदर की जो एक खलिश है उससे दूर करने के लिए, वो जो एक गैप है उसे फिल करने के लिए किताब आपकी बेहतरीन दोस्त हो सकती है। हाँ, क्योंकि वो वही वाली जो शुरू में आपने बात की ना कि उसको कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, आपकी वो दोस्तों की कमी भी किताब पूरी करेगी। अब किताबों से जो दोस्ती का तरीक़ा है, अब बाज़ औक़ात ना हम जिनका रूटीन नहीं होता किताबें पढ़ने का, बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे इसको किताब पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अचानक से आप बिल्कुल एक जो है वो हैफ्टी नावल रीडर्स तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ छोटे मोटे स्टेप्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब किताब को पढ़ने का, उस दोस्ती करने का तरीका ये कि रोज़ाना कम अज़ कम 15 या 20 मिनट किताब पढ़ने के लिए ज़रूर निकालें। अब क्या है ये 15-20 मिनट, मुझे बताएं। नॉर्मली भी हम आई थिंक 15-20 मिनट से ज़्यादा तो हम स्क्रॉलिंग में टाइम अपना ना वेस्ट करते हैं। आप बड़ी एहतियात से बता रहे हैं 15-20 मिनट, स्क्रॉलिंग में तो देखें घंटे गुजर रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, शायद यूर राइट कि स्क्रॉलिंग में लोग लगे रहते हैं, रील्स वगैरह सारा कुछ। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 15-20 मिनट का एक टाइमर लगा दें। शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल होगा, या इसको अचीवमेंट काउंट कर लेंगे। चलें, आप आज आपने 2 पेजेस पढ़ लिए, ये कर लें, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी मूव करें। फिर अगले दिन आपने सोचा कि यार चले आज मैं 3 पेजेस, और कोई अपनी नीच के मुताबिक कोई इंटरेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक, कोई तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग, और देखिए किताब हर टॉपिक पे मौजूद है। अगर आपको लेट्स से कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि रोमानवी चीज़ें पसंद हैं, तो उस पर नॉवेल्स हैं, आप वो पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको हिस्ट्री, तारीख़ का शौक़ है तो उस पर नॉवेल्स अवेलेबल हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दें। या फिर इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा कोई नॉलेज, जिसको कहते हैं ना कि आपने पॉडकास्ट सेंट्रिक बायोग्राफी पढ़ने का शौक़ है, तो वो भी है ना कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर कोई भी किताब अवेलेबल ना हो। अच्छा, इसमें
जो यंग जनरेशन है उनके लिए मेरी सजेशन ये होगी जी, देखें आजकल ये टैब, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम जिंदा हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप ऐसा करें, मैं ये चाह रहा हूँ, हालांकि इससे आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने किताब को भी पकड़ना है। आप पहले ऐसा कर लें कि आप इंटरनेट से ही किताब डाउनलोड करें, हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं। अगर आपने स्क्रीन को ही देखना है ना, जो हमें आदत हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता हम इससे जान भी छुड़ा सकते हैं, तो पहले आप वहाँ से शुरू कर लें। किताब से मुराद ये है कि हमने नॉलेज गेन करना है, हमने अपनी शख्सियत को निखारना है, हमने अपने ख़यालात को तरवीज देनी है, हमने अपने ख़यालात को मज़ीद इन्हेंस करना है, मज़ीद आगे बढ़ाना है और नई से नई चीज़ें सीखनी है। तो वो कहीं से भी आज की डिजिटल वर्ल्ड में आप यहाँ से शुरू करें, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपको इसका शौक़ पैदा हुआ तो आप किताब भी रखेंगे और आप शेल्फ भी, बल्कि आप अलमारियां भी जो है ना घर में बनवाएंगे कि मजा भी इसी में ही आएगा। yes. हार्ड कॉपी का जो पढ़ने का मजा है ना, उसका जो एक फील करते हैं यार, आपके हाथ में किताब है, आपने पेज पलटा, वो उसकी एक अलग ही एक रीडर ही इस चीज को ना बेहतर वो कर सकता है। लेकिन मैंने इसलिए देखें सजेशन ये इसलिए दी कि शायद हमें कनेक्ट करना चाहिए नई जनरेशन से। एक और सजेशन है, एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही रिलेट किया कि इसको अब नई जनरेशन के लिए हमने उनका हल बता दिया ना कि जी आपने कैसे करना है। चलें, अगर आप हार्ड कॉपी पे नहीं मूव होना चाह रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप स्क्रीन टू स्क्रीन पहले इनिशियली मूव हो, अपनी फेवरेट किताबें डाउनलोड करें। एक और हल ये है कि आसान मौज़ूआत का इंतखाब करें ताकि आप ना बोर ना हो। अब मुताले की जो इब्तिदा होती है हल्की फुल्की, दिलचस्प और मालूमाती किताबों से करें, जो आपका इंटरेस्ट हो। मैंने शुरू में कहा ना कि आप अपनी नीश देखें, आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि किताब पढ़ने के लिए ना पुरसुकून जगह का होना बहुत ज़रूरी है। घर में एक छोटी सी भी जगह या कोई कोना मुताले के लिए मुख्तस करें और कोशिश करें कि ये तसलसल टूटे ना पाए, क्योंकि अगर एक बार आपने किताब से मुंह मोड़ लिया ना नाज़रीन, तो फिर किताब आपको मुंह नहीं लगाती जनाब। तो बेहतर यही है, जिसे कहते हैं ना, आप कुछ करेंगे, आपको पहले मेहनत करना पड़ेगी, फिर किताब भी आपको अपना लेगी। किताब, यकीन कीजिए, मुझे ये लगता है, मैं ये कहूँगा, मुझे कहने दीजिए कि वो जीता जागता एक इंसान है। क्या बात है। यानी वो आपको तभी अपनाएगा जब आप उसे अपनाएंगे। तो ये कोशिश करें, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आज की ये अच्छी बात थी। तो जल्दी से एक नज़र डाल देते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मक्का दिफाई मुआहदा सिर्फ 3 मुल्कों तक महदूद नहीं है, कोई और मुल्क भी शामिल होना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान ने मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए भी तैयार है, और ये बात तो डे 1 से हो रही है। आपको याद है कि नायब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भी, इवन तुर्की का भी यही मौक़िफ़ आया था, सऊदी अरब एज़ वेल, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दिस इज़ समथिंग कि जो ओपन अप करती है डोर बहुत सारे और ममालिक के लिए जो अमन के ख्वाहां हैं। बिल्कुल। और दूसरी खबर ये है कि जी ईरान तबाह हो चुका, शुक्र है अब वो मशरिक़ वुस्ता का बदमाश भी नहीं रहा। अमरीकी सदर ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी आहनी दीवार साबित हो रही है, आने वाले दिनों में मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं। तो ट्रंप अपनी रविश पर बरकरार है। अब जी नया फौजी डॉक्ट्राइन, ईरानी फ़ौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। अमरीका ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे, ये बात वाज़ेह कर दी गई है। इस खबर की तफसील भी प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे आपको। बिल्कुल। और बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ज़िला सोराब में धमाके से 3 शहरी भी शहीद हो गए हैं। और जी सबसे इम्पॉर्टेंट एक और केस, मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिन्ना अस्पताल के MLO का पोस्टमार्टम हो गया। ओहदे से उन्हें जनाब फारिग कर दिया गया। डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश करने का फैसला भी किया गया। IG सिंध ने पुलिस की गलतियां भी मान ली हैं और यकीन दिलाया कि नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आज़ाद है, कातिलों तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। समाज हवाले से मुसलसल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। जो लम्हा ब लम्हा इस केस से जुड़ी हम तक डिटेल्स सामने आ रही हैं, हम अपने नाज़रीन को अपडेटेड रख रहे हैं। बिल्कुल। और जश्न आज़ादी की आमद है, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और तैयारियों को टॉप गियर लग गया है जी। गली मोहल्ले इमारतें कौमी रंगों में इस वक्त जगमगा रही हैं। क्या खूबसूरत मंजर आप जब निकलते हैं स्ट्रीट्स पर आपको नज़र आता है। वाह, आपको भी दिखाएंगे आगे प्रोग्राम में चल के। और जी पॉप म्यूज़िक की मलका नाज़िया हसन की बरसी आज मनाई जा रही है। हमसे बिछड़ तो गई हैं वो, लेकिन दिलों में हमारे आज भी जिंदा है। अब कहते हैं ना, दिल बोले बूम बूम, डिस्को दीवाने, झूमने वाले दीवानों की आज भी कहते हैं ना इस पर
कोई कमी नहीं है, और ये वो गाने हैं जो आज भी आपके अंदर रच बस गए हैं। मतलब यहाँ ये गाना प्ले होता है, आपको नाज़िया हसन की याद सताती है। पॉप देखें, वो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाया था, तो ऑब्वियसली शी सेट अप दैट ट्रेंड। और फिर जिस तरह से हमने उनका माशाल्लाह देखा कि उन्होंने एक रुतबा पाया, जिस तरह से वो पसंद आती रही लोगों को, तो ज़रा उनकी यादें भी आगे चल के दोबारा ताज़ी करेंगे। लेकिन जी, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दिया है। जनाब तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मक्का मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक तो महदूद नहीं है। खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई जो सलामती है उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बुहिरा अहमर में तजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले की भी मजम्मत इस मौके पर सामने आई। पाकिस्तान बहरी आमदोरफ्त तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार है, और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हमने देखा कि कितने ज़्यादा हमें चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर मीडिएशन, पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस। और ये जो मुआहदा है ये उसी की एक सिलसिले की कड़ी है, बिकॉज इट्स अ डिप्लोमेटिक इज अ प्रोसेस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और चूँकि इस सारी सिनेरियो के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ख़ित्ते में एक नया जो मिलिट्री अलाइंस है ख़ुसूसी तौर पर वो तश्कील दिया जाए, जिसका आगाज़ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने कर दिया। पहले खैर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, और उसके बाद तुर्की भी इसमें शामिल हुआ है। तो फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने मज़ीद क्या इस बारे में कहा है, वो आपको दिखाते हैं। The agreement is geared towards peace and security of not just the 3 countries, but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. This is, of course, a matter of diplomatic exchange. I'm not privy to any particular exchange on this matter. But our dialogue and channels of communication with China and United States are open. और जी, ईरान का नया फ़ौजी डॉक्ट्राइन सामने आ गया है, और वो क्या है इस पर बात करते हैं। ईरानी फ़ौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया है। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नकदी का इंटरव्यू, उन्होंने ये कहा कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि दुश्मन के इलाके तक जंग को ले जा सके। ये एक अहम नौइयत की ख़बर है, इसे कहा जा सकता है, चूँकि इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका तक तो ज़ाहिर है ईरान पहुँच नहीं सकता था, और अब वो ये हुक्म दे दिया गया है कि किसी तरह भी ये सलाहियत पैदा की जाए कि दुश्मन मुल्क जो आप पे डायरेक्ट हमले कर रहा है, आप भी उस पर डायरेक्ट हमले कर सकें। अब देखिए ना, पासदारान इनकलाब ने कहा है कि वो इस सलाहियत को हासिल करे। अमेरिका की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी सख्त रद्द अमल की धमकी दे दी है। कहा कि वाशिंगटन ने ऐसा करने की कोशिश की तो दुनिया भर में जो मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं वो कब्जे में ले लिए जाएंगे। यानी कि इवन इन दिस सिनेरियो भी हम देख रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है, जो नैरेटिव्स का, जो जुमलों का तबादला है, सख्त लहजों का, वो हमें फिर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगेन हम हमेशा यही बात करते हैं कि अमेरिका ईरान सिचुएशन इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि टेंस कभी कभार हो जाती है कि समटाइम्स यू सी कि वाओ देयर इज़ अ गेटवे टुवर्ड्स पीस, ठीक है, कि अभी आपके पास चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी। एंड समटाइम्स आपको ऐसा लगता है वहाँ पर एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं और जिस पर एक रद्द-ए-अमल सामने आता है कि सिचुएशन फिर से टेंस होना शुरू हो रही है। अब ज़ाहिर है अब ईरान की जानिब से जब जवाब तो आया है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया, तो अब लेट्स सी, ज़रा देखते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पासदाराना इनकलाब ख़त्म, सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बहरिया और फ़ज़ाइया भी तबाह हो चुकी है, हमारी नाकाबंदी आनी दीवार साबित हो रही है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर भी विजिबल है, उस पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, उनके पास पैसा नहीं है, महंगाई की शरह 300% तक जा पहुंची है। अब ये जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होगी, और अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जो आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है उसका उन्होंने दावा भी कर दिया है कि वी ओन इट, हमारे पास तो पूरा उसका कंट्रोल हासिल है हमें। जब से ये जंग चल रही है मुसलसल एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, और चूँकि जैसे
जैसे हम बार बार ये कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड है, नैरेटिव की जंग है। बयानी तो की जंग है। जहाँ मैदान जंग में जो फ़ौजें बरसरे पैकार होती हैं, वहाँ पर आज दुनिया को अपना नैरेटिव बताना और अपने नैरेटिव पर कायल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो अमरीकी सदर पहले दिन से, चूँकि ये जो जंग शुरू की गई थी अनकॉल्ड फॉर एक जंग थी और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, और अमरीकी सदर पर ये पूरा बार था कि वो दुनिया को कायल करें कि वो ये जंग में जाने के हक बजानिब थे, लेकिन अभी तक वो ऐसा कर नहीं सके। अभी तक दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं है इस मामले पर, लेकिन वो मुसलसल अपनी जो बयानबाजी है उससे दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो जंग भी जीत चुके हैं। ईरान को मफलूज कर दिया गया, ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया और उन्होंने बरी फ़ौज को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये सारी उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, वो ये कहते हैं जी बहरी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं। वाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं। आने वाले महीनों में मज़ीद इक़दामात भी किए जा सकते हैं। तो ये मुसलसल कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमने रखा हुआ है कि हम वो नया भी कोई हमला कर सकते हैं, ये नया सरप्राइज़ एक जैसे दे सकते हैं। अच्छा, ये तो मौज़म आपने जो बात कही है वो तो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान के बारे में क्या राय रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वहाँ खुद क्या हो रहा है, वाइट हाउस में क्या हो रहा है। वाइट हाउस में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं और सोशल मीडिया पर पैगाम में कैरोलाइन लिविट ने कहा कि माँ बनने के बाद वाइट हाउस में जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर पा रही और बच्चों को वक्त देना चाहती हूँ। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कैरोलाइन लिविट की खिदमात को सराहा और उन्हें रिपब्लिकन पार्टी में अपनी मुशीर मुकर्रर कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक कैरोलाइन इस माह के आखिर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेंगी। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि हमें याद होगा कि कैरोलाइन ने मैटरनिटी लीव्स भी ली थी एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो ये एक तसलसल चल रहा था, जिसके बाद ऑब्वियसली माइट बी शी नाउ रियलाइज कि अब वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मदरहुड के साथ। एंड दैन फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुशीर रख लिया है। अब चलें जी, ये तो हो गई वाइट हाउस में तब्दीली की बात। इससे पहले हमने बात कर ली कि जी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन तो अमेरिका ईरान की अभी भी कोई टेंस है, और जब भी ऐसा होता है तो फिर हम देखते हैं कि एक काम ज़रूर होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं और इंटरनेशनली कर रही हैं, और जिसका दबाव या फिर कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा पाकिस्तान को भी होता है। तो हुकूमत ने एक दिन के लिए, यानी अभी बता रहा हूँ जितना वो थोड़ा जो सा फायदा हुआ है, हम उसे फायदा कह सकते हैं। देखें, मैंने इसीलिए थोड़ा सा लफ्ज़ यूज़ कर दिया कि कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा होता है लेकिन फ़ायदा थोड़ा सा चुन्ना सा जिसे कहते हैं ना, वो हो जाता है। इसीलिए 54 पैसे ही फी लीटर सस्ता हुआ है, चुन्ना सा फायदा। यस, बिल्कुल। तो इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 94 पैसे उसमें कमी की गई। देखें, फ़ायदा कुछ ना कुछ तो हुआ है। 94 पैसे कमी हुई है। 13 अगस्त के लिए यानी आज के लिए जारी ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 324 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर है, और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर हो गई है जी। अब आप देखिए ना कि हम बाज़ औक़ात इसको ये कहते हैं कि एक ग्लास जब हाफ फिल्ड हो ना, तो आप देखें कि अगर आपको रिलीफ की तवक्को रखनी है, अगर आपको पॉजिटिव रहना, आप ये देखें कि आधा ग्लास तो शुक्र है फिल है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इस पेट्रोलियम मसनूआत में तो आप ये भी नहीं देख सकते कि आधा ग्लास फिल है, क्योंकि 54 रुपये तो कहीं 54 पैसे कहीं नहीं एग्जिस्ट करते हैं। बट एनीवेज वी होप कि इंशाल्लाह ताला आलमी मार्केट में कुछ तेल की कीमतें इस तरह से कम हों कि हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ अनाउंस कर सकें। अच्छा, ये तो हो गई कि जी मशरिक़ वुस्ता की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल मामला कहाँ जा रहे हैं हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि मीर रज़ा केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए गए हैं और उनमें मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन्स और जो डिजिटल वॉच है वो शामिल है। दोनों का जो फोरेंसिक भी NCCIA करेगा। तफ्तीशी ज़रा ने मोबाइल और वॉच से मिलने वाला जो डाटा है वो तफ्तीश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट करार दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ कॉल्स भी उसके सामने आई थी, सही है। एंड ऑब्वियसली लाइक वी ऑल नो कि आपका मोबाइल और आपकी जो वॉच है वो तो बेसिक है ना, कि मतलब उसमें आपके सारे कम्युनिकेशन सेंट्रिक चीज़ें भी चल रही होती है एंड देन यू कम अक्रॉस कि आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं कि अब जो है ये मामला हल की तरफ जाएगा, चूँकि ये दोनों जो डिजिटल चीज़ें हैं इससे ये पता चलेगा कि आपके किन से राब्ते रहे, किन लोगों से आप क्या बात कर रहे थे,
और ये देखें केसेस में या तफ्तीश में कड़ियाँ जोड़नी होती हैं आपने, और ख़ास करके जो मर्डर केसेस हैं उसमें आपने लिंक्स करनी है सारी चीज़ों को। और जब आपका ये पता चलेगा कि ये बंदा मरने से पहले या मर्डर होने से पहले किस किस बंदे से राब्ते में था, किस किस बंदे से बात कर रहा था और क्या एक्चुअल बात हो रही थी, क्या किसी ने उसमें किसी थ्रेट का उसे कोई दिया गया या फिर उसने कोई ऐसी बात की जो अल्टीमेटली उसका नतीजा उसकी मौत की सूरत में निकला। तो अब जो है, जो कि बहुत देर बाद ये हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये केस जो है ये हल होने की तरफ जाएगा। तो वालिदैन की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल वॉच तहकीकाती हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब मीर रज़ा केस में पहली बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है, जहां पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया है। शवाहिद छुपाने या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में गलती हुई या संगीन गफलत हुई, इंक्वायरी कमेटी के सामने कई सवालों के उन्होंने जवाब देने हैं। डेफिनेटली वो आंसरेबल हैं कि वो जो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी ठीक आती है, हालांकि पहली रिपोर्ट में सारे शवाहिद जो आज हमें पता चले हैं वो सारे पहली रिपोर्ट में आ जाने चाहिए थे। तो कोई भी जो मेडिको लीगल अफसर है ये ऐसा नहीं हो सकता कि उससे इतनी बड़ी गलती हो जाए कि वो, चूंकि देखें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फोरेंसिकली आपने, ये आप किसी इंसान का काम उस तरह नहीं है, ये आपने एक पैरामीटर्स हैं उसमें सेट की हुई हैं चीज़ें और उसके नताइज आपके सामने आ जाते हैं। तो ये क्यों हुआ वो यकीनन उनको ओहदे से हटाया गया और वो जवाब भी देंगे। तेज़ाब की बोतलों का भी जो केमिकल मुआयना कराया जाएगा, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा तफ्तीशी टीम को। डिजिटल करेंसी की कहाँ और किस किस को ट्रांजैक्शन हुई, इसकी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। ये वही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि आपके पास उसकी जब ट्रेल आपके पास मौजूद होगी, चीज़ें जब आपके पास आएंगी, देन इवेंचुअली यू विल कम अक्रॉस कि यार हाँ ये किस बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं और क्या क्या चीज़ें रही है। बट एनीवेज विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड लाइक एज वी आर डूइंग रिगार्डिंग मीर रज़ा कत्ल केस कि क्या अब इसमें मज़ीद जैसे जैसे कड़ियाँ सामने आती हैं, शवाहिद मिलते हैं, तो वो तो हम आपको बताएंगे। अब जी अब आपको दिखाते हैं रवां साल के दूसरे सूरज ग्रहण का नज़ारा जो यूरोप में देखा गया। पाकिस्तान में तो रात का वक्त था, लेकिन कई यूरोपीय मुल्कों में दिन के औकात में रात का समा बन गया जनाब। बरतानिया और फ्रांस में तो अंधेरा छा गया मुकम्मल। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में भी हज़ारों अफराद ने सूरज ग्रहण का मंजर देखा। आप लोगों को क्यों हम पीछे रखें, आप देख सकते हैं विजुअल्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं जी। बरतानिया में, फ्रांस में आप देख सकते हैं, यूरोप में सूरज ग्रहण का ये नज़ारा है। इसे हम कहते हैं ना कि दिन में रात का समा देखने को मिला इस हद तक। और आप देख रहे हैं इट्स कम्प्लीटली कवर्ड। बरतानिया और फ्रांस में ये नज़ारा देखने को मिला। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में ये ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं ना। और लोग आप देखें, अच्छा आप यहाँ पर एहतियाती तदाबीर देखें, आपने कुछ लोगों को यहाँ पर देखा होगा विजुअल्स में कि उन्होंने बाकायदा ना जो ग्लासेस है ना वो लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि जब भी अनाउंस होता है कि सूरज ग्रहण होगा, चांद ग्रहण होगा, ठीक है, या स्पेशली सूरज ग्रहण का मुकम्मल नज़ारा देखने मिलता है, लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं कि जी आए चले देखना है। नेकेड आई इट्स लाइक ये तो आप बिल्कुल मतलब इतनी उसकी शुआएं तेज़ होती हैं कि हाउ कुड यू एक्चुअली अफोर्ड दिस टू सी दिस और विटनेस दिस फ्रॉम योर नेकेड आइज। आई मीन उसके एक प्रॉपर आप प्रिकॉशनरी मेयर्स लें और फिर देखें, दैट्स डिफरेंट। आपने देखा अभी विजुअल्स में। सो या ये वही पब्लिक अवेयरनेस जो है, जो कि हम भी खैर आपको बता रहे हैं कि इस तरह करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक ताज़ा तरीन लेकिन अफसोसनाक खबर है, वो जिम्बाब्वे से है, जहां मुसाफिर कश्ती झील में उलट गई है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 44 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। 67 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि कश्ती में 120 से ज़्यादा लोग सवार थे, जबकि गुंजाइश सिर्फ 90 अफराद की थी। देखिए 90 अफराद की गुंजाइश थी और आप देखें कि हुआ क्या है। ये आप विजुअल्स देख रहे हैं आपके, कश्ती में 90 अफराद की गुंजाइश थी, 120 अफराद सवार थे और वो एक कश्ती है, सही है, उसने अपना बैलेंस भी खोना है क्योंकि ज़ाहिर है आपकी मूवमेंट यहाँ पर टू एंड फ्रो होगी। अब इतनी कहते हैं ना कि समंदर की लहरों में, मौजों में अब एक उस कश्ती को बैलेंस रखना इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है।
आई डोंट नो कि सिविक सेंस हमारे पास ग्लोबली सही, हम तो पाकिस्तान के लिए तो शिकवा और गिला करते ही हैं, लेकिन कहाँ स्टैंड आउट करता है। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत की, मुल्की सियासत की। तो जनाब बिलावल भुट्टो खासे आजकल गर्म दिखाई दे रहे हैं। वो शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं और बार बार ये बयान दे रहे हैं, जिससे सियासी दर्जा हरारत खासा बढ़ चुका है। सवाल लेकिन ये है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाती है तो क्या वाकई शहबाज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल। अब ये तो है। अब देखिए ना, कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पर नज़र डाल लेते हैं। चले आपके सवाल को ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं। अब तो फिर सियासी हुकूमत, आप अगर थोड़ा सा हम बात करें, जिस सिस्टम के बारे में बात होती रही है कि इन डैट केस जो अब हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो फिर शहबाज हुकूमत का एक सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या असम्बली इस बात की गुंजाइश देती है कि जो उल्टी गिनती की, जिस तरह आपने जिक्र किया, बात की, जो बिलावल भुट्टो ने वो बाज़ औक़ात गाहे बगाहे इस हवाले से आजकल बात तो कर रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने भी, आपको याद होगा, बाकायदा, यस। तो फिर आपके पास हमारे प्रोग्राम में रेड लाइन में तलत में भी राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर बहजाद सलीमी ने रिपोर्ट तैयार की है। ज़रा वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू होने का बयान। इस धमकी नुमा सियासी ऐलान में कितनी हकीकत है, कितना फसाना? पीपल्स पार्टी अगर शहबाज शरीफ से इत्तेहाद खत्म कर दे तो क्या वफाकी हुकूमत गिर जाएगी? कौमी असम्बली की नंबर गेम में बज़ाहिर हुकूमत का पलड़ा भारी, लेकिन सूरत हाल नाजुक है। ऐवान के 336 अरकान में से वजीर आजम के इंतखाब के लिए दरकार नंबर है 169, जबकि 243 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त 2/3 अक्सरियत का हामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 131 नशस्तें और पीपल्स पार्टी के 74 MNA शामिल हैं। अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो हुकूमती इत्तेहाद का नंबर सुकड़ कर 169 रह जाएगा, यानी दरकार अक्सरियत से ना एक कम ना एक ज्यादा। यूं हुकूमत फौरी नहीं गिरेगी, लेकिन हुकूमत की ढाल होने के साथ साथ छोटी इत्तेहादी जमातें बड़ी कमजोरी भी बन जाएंगी। कोई एक रुकन भी इधर उधर हुआ तो शहबाज सरकार एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी, यानी सीधा धड़न तख्ता। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का दावा है, इत्तेहाद में दरार की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रही थी और कुछ तुंदो तेज बयानात जो है दोनों तरफ से देखने में आए हैं। बाकी मरकज में ना तो हुकूमत तब्दील होने जा रही है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने जा रही है। ऐवान में PTI की हिमायत याफ्ता 75 और JUI के 10 अरकान समेत मौजूदा अपोजिशन का इत्तेहाद मजमूई नंबर 89 है। पीपल्स पार्टी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ एक पेज पर आ भी जाए तो मजमूई तादाद 163, यानी हुकूमत साजी के लिए दरकार अक्सरियत से 6 वोट्स कम। लिहाजा पीपल्स पार्टी सिर्फ खुद अलग होकर अपोजिशन से मिलकर शहबाज हुकूमत को नहीं गिरा सकती। इसे नंबर गेम पूरी करने के लिए मजीद अरकान की हिमायत भी दरकार होगी। बहजाद सलीमी, समा, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब जी जनाब, मुल्क की मईशत नाकाम क्यों हुई, जिम्मेदार कौन? वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने सियासी क़यादत, माजी की इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमतों सबको, एवरीबडी, उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया इस नाकामी का। अब जी इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से गुफ्तगू में कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान को मौशी और जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी और मौसर इंतजामी इस्लाहात की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये जो उन्होंने कहा है कम अज़ कम मेरी राय में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है ना कोई मुकद्दस गाय है या फुलाए। सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हैं, यकीनी तौर पर कभी चूँकि मुल्क एक स्टेबल रहा ही नहीं है, ना सियासी तौर पे स्टेबल रहा, तो ये सबसे बड़ी, अगर देखें एक कमज़ोरी की अगर बात करें ना, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द की, मतलब ये सबसे बड़ी ख़राबी है पाकिस्तान में। खैर 18वीं तरमीम और मौजूदा सूबाई निज़ाम भी मतलूबा नताइज नहीं दे सका, ये उनकी जानिब से कहा गया है। वफाकी वज़ीर ने FBR की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो थाना कल्चर है वो पहले से भी बढ़ चुका है। वो मज़ीद क्या कहते हैं, उनकी ज़बानी ही सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर
कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, ये क्या किस किस्म की कयास आ रही हैं, क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा? ये तो हमारे मुल्क में जो सियासत है ना, मैं समझता हूँ चलती रहती है ये बातें, कभी कोई दौर ऐसा नहीं आया। मैं भी 33 साल से सियासत में हूँ। पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है, क्या वाकई नाकाम हो गया? आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये बात मैं तो पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। पाकिस्तान क्या रह गई कसर हमारे नाकाम होने में। देखिए, एक वक्त था इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी IMF, और हमारी ग्रोथ 6%, 7% होती थी। तो आज क्या सूरत है? इंडिया हमसे 10 गुना इकानमी हो गई है। बांग्लादेश हमसे निकल के गया, हमारी अगर 450 है तो उनको 500 बिलियन हो गई है अभी। तो आप बताइए, देखो, और नाकामी किसको कहते हैं? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसके पॉलिटिशियंस हैं, जिम्मेदार माजी की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं? कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार ना हो। किसको हुकूमत नहीं मिली? पिछले 27 साल में 99 से लेके 2026 तक 27 साल हुए। 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की रही, बीच में एक बार, और 9 साल 2 बार मुस्लिम लीग की हुकूमत। तो मुझे बता दीजिए किस साल हमने कोई तरक्की की है? जब से पाकिस्तान बना है 79 ईयर्स में हमने 7% तरक्की नहीं की किसी एक साल में। जो पार्टी भी पावर में होती है, अपोजिशन वो उसकी टांगे खींचते हैं। हमने मिल के काम ही नहीं किया, ना चार्टर ऑफ इकानमी की, ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। हम खुद मतलब इस वक्त हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन वाले हमारे टांगे खींच रहे हैं। मेन जड़ करप्शन है और पावर है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। 1980 से FBR को देख, कोई फ़र्क नहीं। बंदा परेशान है, नोटिस पे नोटिस हैं। क्या रिजल्ट है? कोई रेवेन्यू बढ़ा लिया हमने? क्या किया? आज के वज़ीर आज़म जो है वो तो खुद बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत अच्छा समझते हैं, और ये कहा जाता है कि 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। उनकी नज़र नहीं पड़ती इन चीज़ों पे? वज़ीर आज़म साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो करप्शन हो रही है वो तो सबके है ना, कोई इसमें छुपा कोई बात तो नहीं है। तो आप देख लीजिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है, IMF क्या कह रही है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है। सूबाई हुकूमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? वफाक क्या कहता है कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, सारे फंड तो सूबाई हुकूमतें ले जाती हैं। सूबाई हुकूमतों को भी श्रिंक होना चाहिए, उनका भी हदूद अरबा कुछ कम होना चाहिए। जिस तरह नए सूबों की बात हो रही है, नए इंतज़ामी यूनिट्स हैं, वो बनने चाहिए आपके ख्याल में? 13 साल से PTI की हुकूमत है, 18 साल से पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत है। तो भाई वो 18वीं तरमीम के बाद सारी पावर तो उनके चाहिए, और हमारे यहाँ भी पंजाब में भी हुकूमत रही, तो सारी पावर तो चीफ मिनिस्टर को चली जाती। अब सूबे इतने बड़े बड़े हैं जैसे कि दुनिया में बड़े मुल्क नहीं हैं, इतनी आबादी है। MPM के फेडरल मिनिस्टर ने कहा 50 साल लाहौर आगे हो गया कराची से। तो किस तरह आगे हो गया? पैसा वहाँ लगा है, कराची में नहीं लगा। अगर लगना भी चाहिए, जो उनका पैसा है वो भी लेजिटिमेट नहीं लगा। तो बाकी शहर, मेरा चंडियोट क्यों नहीं आगे हुआ, सरगोदा क्यों नहीं आगे हुआ, मियाँ वाली क्यों नहीं आगे हुआ? तो हमें मिलजुल के कंसीडर करना। 18वीं तरमीम कामयाब नहीं हुई, और सूबे भी जब तक उसके इंतज़ामी यूनिट कम बड़े नहीं छोटे नहीं होंगे, ये देखिए किस तरह इंतजाम होते हैं। थाना कल्चर अभी भी चल रहा है पंजाब में, उसी तरह ही है, कोई टोटल चल रहा है। उनकी लोग, थाना कल्चर बढ़ गया है पहले से, और पावर ही सारी उनके पास है। वो हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि किसी की सुनो ही नहीं। मैं एक इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, मैं 7 लाख का हल्का है मेरा, और मैं पिछले 33 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इलेक्ट हो रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कह सकता, ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? मेरे पास क्या इख्तियार है? यानी आप वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ के हामी है इस मामले में कि हो जाना चाहिए, अगर इतने बड़े बड़े हैं। और मेरा ये मौका है, वज़ीर दाखिला ने तो अभी कहा है, मैं 25 साल से 20 साल से यही बात कर रहा हूँ। उनके मौक़िफ़ का क्या मतलब है? वो मेरे मौक़िफ़ के हामी है। शेख साहब, ये भी बताइएगा कि एक इदारा बनाया SIFC, जिसका टारगेट और मकसद ये था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लानी है, इसको बूस्टअप करना है। तो कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है अभी तक आपकी हुकूमत के होते हुए? सरमायाकारी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस साल $2.5 बिलियन के करीब आई है, ज़्यादा सरमायाकारी नहीं आई। लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो एफर्ट किए हैं, और जो चाइना के साथ जो CPEC एक था ना, 1 CPEC, उसमें ज़्यादातर कम्युनिकेशन, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, उनके ज़्यादा से प्लान थे। अब ये CPEC 2 में B2B हो रही है, बिज़नेस टू बिज़नेस, और हम काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं। बीजिंग में भी बहुत बड़ा काफ़ी हमारे सरमायाकार गए, वहाँ पे MOU भी हुए और हमारे जॉइंट वेंचर भी हुए साइन। इसी तरह अभी हांगझोऊ में 3 महीने पहले गए थे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के जॉइंट वेंचर और MOU है। डंडा कौन उठाएगा? आप किससे डिमांड करेंगे? ये फील्ड मार्शल ये काम करें, ये प्राइम मिनिस्टर ये काम करें, आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे? कोई तो आगे आए। देखो ये काम तो मतलब ये उड़ रहे हैं हम सारे लोग। नहीं, काम सबसे पहले पॉलिटिशियंस का है, और यही सोच के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, ये हमारा काम है। देखिए लीडर को लीडर होना चाहिए ना, तो लीडरशिप तो पॉलिटिशियन ही कर सकता है।
ये काम प्राइम मिनिस्टर को आप कहते हैं कि उनको करना चाहिए, इस तरफ सबको, तवज्जो सिर्फ दें प्राइम थोड़ा मिनिस्टर सा। नहीं, से उनके साथ उनकी टीम हर एक को मिलकर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और अपोजिशन का भी काम है, सिर्फ एक पार्टी का तो काम नहीं है ना। हमें देखना है कि क्या वजूहत है और उसके बाद हम कहेंगे सिस्टम कामयाब है। ये तो खामखा की एक खुशफहमी है। खेलों के मैदान से खबर, जहां चैंपियंस वनडे कप जो है वो जारी है। पाकिस्तान ब्लूज ने पाकिस्तान गोल्ड को 6 विकेटों से हरा दिया है। 213 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान गोल्ड की टीम पहले खेलकर 212 रन बनाकर आउट हुई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। स्पिनर की बात करें जी, सुफियान मुकीम और फास्ट बॉलर हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। साहबजादा फरहान ने 102 रन की क्या शानदार इनिंग्स खेली हैं। इंग्लिश शेरों के शिकार के लिए शाहीन तैयार है जनाब। कौमी टीम और इंग्लैंड की सेलेक्ट 11 के दरमियान 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की बात करें, तैयारी के लिए मैच में कोचेस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे और पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। ऑलराइट जी, तो ये तो थी कुछ खेल की खबरें एंड ऑब्वियसली वी विश देम वेरी गुड लक। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कराची के नौजवान ताजर मीर रज़ा केस के हवाले से। रात के होने वाली पेशरफ के हवाले से आपको बताते हैं। डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए गए हैं। उनमें मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन्स और जो डिजिटल वॉच है वो शामिल हैं। दोनों का फोरेंसिक भी NCCIA ही करेगा। तफ्तीशी ज़राए ने मोबाइल और वॉच से मिलने वाला डाटा तफ्तीश में इंतहाई अहम करार दिया है। जाहिर सी बात है सारा कुछ उससे लिंक्ड है कि किससे बात हुई, ट्रांजैक्शंस कहाँ हुई और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी इसके थ्रू सामने आएंगी। तो डेफिनेटली वी कुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वालिदैन की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल वॉच तहकीकाती हुकाम के हवाले कर दी गई। और दूसरी जानिब मीर रज़ा केस में पहली बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है, जहाँ पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। नीड ऑफ द आवर इसे कहा जा सकता है और ये ज़रूरी था इसे करना। शवाहिद छुपाने या किसी को बचाने के लिए ये गलत रिपोर्ट बनाई गई या रिपोर्ट में गलती हुई है या कोई गफलत हुई है, ये इंक्वायरी कमेटी में सामने आएगा। ये चूँकि ये सवाल उनके सामने रखे जाएंगे कि बताएं भाई ये आपने क्या किया है, और इनके जवाब डेफिनेटली उनको देने पड़ेंगे। तो तेज़ाब की बोतलों का भी केमिकल मुआयना कराया जाएगा। डिजिटल करेंसी की कहाँ कहाँ और किस किस को ट्रांजैक्शन हुई है इसकी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। ये भी बहुत एज यू सेड ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे तहकीकाती मामले में। तो एनीवेज वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आइज और जैसे जैसे मजीद जो भी मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से हम तक इंसाइट्स मौसूल होती रहेंगी, समा आपको अपडेट करता रहेगा। अब जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए जजेस ने हल्फ उठाने के बाद बाकायदा जुडिशल वर्क का आगाज़ कर दिया। जजेस की तादाद में इजाफे का बुनियादी मकसद मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ को कम करना और शहरियों को बर वक्त इंसाफ की जो फराहमी है वो यकीनी बनाना था। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी हमारे जुडिशल सेंट्रिक जो रिपोर्ट्स शाया होती रही हैं तो उसमें सबसे बड़ा मामला यही उठता रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में। सिर्फ मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात नहीं कर रही कि हमारे पास यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से जजेस बहुत कम है, स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो उससे होता ये है कि जो आपके पास पूरा अदालती प्रोसेस है उससे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत और अच्छा यहाँ पे ये हुआ कि तयनातियाँ होने के बाद भी सदर मुमलिकत के पास जो समरीज गई हुई थी वो 18 दिन वैसे ही पड़ी रही। लेकिन खैर बिल आखिर ये मामला हल हुआ है और अब जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। अरशद बताइए। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसों के जल्द फैसलों और साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मजमूई तौर पर 23 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में तैनात करवाए। इन तमाम इक़दामात को वकला बरादरी कैसे देखती है, आइए जानते हैं। पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बहुत कम थी, जिसकी वजह से साइलिन को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता था। साइलिन मुश्किलात का शिकार होते थे, सुबह 9 बजे से लेकर 4-4 बजे तक बैठे रहते थे लेकिन इंसाफ नहीं मिलता था। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम, वो ये बाजी ले गई हैं कि आज तक कोई भी चीफ जस्टिस इतने जजेस को जो है ना एलिवेट करवाने में कामयाब नहीं हो सके इतने थोड़े अरसे में, जितने थोड़े अरसे में मिस आलिया नीलम ने जो है चीफ जस्टिस ने ये जजेस को एलिवेट करवाया है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहबा को अल्लाह ताला ने तौफीक और मुकाम दिया है कि वो पहली चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 23
जस्टिस जो हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत होती है जो अपने बंदों को अनायत करते हैं। उन्होंने जुडिशल टावर की बुनियाद रखी, बायोमेट्रिक सिस्टम का निज़ाम ला के यहाँ पे जो जालसाजी पे केस दायर होते थे और जो इनके मामले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं वो ख़त्म किए हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने इतने अच्छे इक़दाम किए हैं, ख़वातीन को प्रमोट भी कर रही हैं। हमारी सिविल कोर्ट्स की तरफ उन्होंने सारे पैनल लगाए हैं, सोलर सिस्टम पे सारा कुछ लेके गई हैं। यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे इक़दाम हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी हमारे लिए इसी तरह की कोशिशें करती रहेंगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इंसाफ सिर्फ फैसले का नाम नहीं बल्कि बरवक्त फैसला इंसाफ का बुनियादी तकाजा है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की, जो मुसलसल दीमक की तरह आवाम का बजट जो है वो चाट रही है। और अब ये जो बजट चाटने का जो सिलसिला है वो सबसे पहले एक आम इंसान तब मुतासिर होता है जब वो किचन तक पहुंच जाता है, और किचन के बाद जब सब्जियों तक, जो कि रोज़मर्रा ऐसी इस्तेमाल की चीज़ें हैं कि जो हर सूरत उसके बगैर गुजारा नहीं है। सब्जियां हों, वो चाहे चिकन हो, वो हर चीज़ महंगी हो रही है। टमाटर कह लें, प्याज, जिस चीज़ का आप नाम लें, वो जो भी धनिया है, पुदीना है, और बल्कि धनिया और पुदीना अब तोल के दिया जाने लगा है। अच्छा, मुझे याद है कि मैं तो जब मॉम के साथ जाती थी ग्रोसरी के लिए, वो तो फ्री में आपको मिलता था। ठीक है, मतलब कभी तोला आप बहुत पुरानी खैर बात नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फ्री में देखें, पाकिस्तान में बहुत देर से चीज़ें खत्म हो गई हैं। 5-6 साल 7 साल भी पीछे चले जाए तो ऐसा होता था कि आपको धनिया पुदीना तो यूँ फ्री में डाल के दिया जाता था। बट सोचें, उसको भी तोलने की ना नौबत आ गई है। आप देखिए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल। और सूरत हाल फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर ये जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो कंट्रोल नहीं रही, अगर गवर्नमेंट्स इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख पा रही, तो देखें एक तरफ वो भी देखें अपने आदादो शुमार के किस हद तक पाकिस्तान में गुर्बत है, किस हद तक अफलास है, लोग मजबूर हैं। और अगर ये चीज़ें भी वो नहीं खा सकेंगे फिर तो वो क्या कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? अब ओवरऑल अब जाहिर है हमने चिकन के रेट्स की बात हो, टमाटर, धनिया, पुदीना, अब कराची में क्या रेट चल रहा है सब्जियों के बारे में वो बता रहे हैं जी खुर्शीद आलम। ओवर टू यू। कराची में महंगाई का वार, सब्जियां महंगी हो गईं, टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए। बाजारों में प्याज की फी किलो कीमत 150 रुपए हो गई। टमाटर ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। मुहर्रम हो, 12वीं और ईद हो, बकरीद, शबरात हो, हर इसमें यही होता है कि जी आप जो है ना रेट अपनी मर्जी से चला देते हैं। बारिशों का बहाना बना देते हैं कि भाई बारिश हो रही है, प्याज गीला हो गया है, और जो है हालांकि प्याज कोयटा वगैरह से आ रही है, लेकिन बस इनकी अपनी मर्जी है। 120 रुपए में इतनी प्याज मिल रही है कि हमें लेना भी दुश्वार हो गया है। त्यौहार आते हैं, 12 रबी अव्वल तो महंगाई, ईद आती है तो महंगाई। भिंडी, करेला और खीरा पहले ही डबल सेंचुरी कर चुके हैं। खरीदार कहते हैं अब तो सब्जियां भी पहुंच से दूर लगती हैं। कोई भी इवेंट आता है हमारा तो रुझान यही है कि हम मौसम आया हर चीज़ महंगी कर दें। इनका भी कसूर नहीं है, कुछ पीछे से भी महंगी आती है। बारिश हो रही है, आगे से बारिश हो रही है। प्याज तो ऐसा आइटम है, ऐसे को पानी लगता है तो खराब हो जाती है। अब वो जितना निकालना है इतना निकालना है, ऐसे के काम में आ जाए। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करके फौरी रिलीफ दिलाए। कराची में टमाटर तो सस्ता हुआ नहीं, अब प्याज ने भी उसकी राह पकड़ ली है। पुदीने और धनिये की गड्डी भी महंगी हो चुकी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अब बात कर लेते हैं जी पानी को महफूज करने के मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने की कोशिश का, जो कि वापडा ने ये बेड़ा उठाया और दरियाए चनाब पर 4 नए डैम्स बनाने के मंसूबे पर फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दिया है। होपफुली ये फिजिबिलिटी स्टडी से आगे भी बात जाए, क्योंकि ये फिजिबिलिटी स्टडीज़ बहुत दफ़ा हुई हैं, पता नहीं कब ये जो है ना होना है सिस्टम, इससे आगे बढ़ना है। खैर, जिनमें मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों का पानी महफूज करके खुश्क साली के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। ये इतनी शिद्दत के साथ पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। पानी नापैद हो रहा है पाकिस्तान से। ये इस कदर हंगामी बुनियादों पे ये काम होना चाहिए कि और सारे काम साइड पे कर दें, इसको कर लें, यकीन करें। वाटर स्कार्सिटी तो बड़ा बुनियादी मसला है ना। अब देखें, इस हवाले से सिंध ने वापडा से जो माहौलियाती असरात हैं, जो डेल्टा की तफसीलात हैं, वो भी मांग लिया ना। एज यू सेड कि अब चले होगा नहीं होगा वो एक अलग डिबेट है। एटलीस्ट देयर इज अ स्टेप टुवर्ड्स दिस थिंग कि चले देर आई दुरुस्त आई, शुरू तो हो ना काम।
अब वो क्या है, कैसे होगा, क्या कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स है, मैकेनिज्म क्या होगा, ज़हीर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉनसून की बारिशों और सैलाबी रेलों का पानी जाया होने से बचाने का मिशन। दरियाए चनाब पर कम ऊंचाई वाले 4 डैमों की तजवीज, विजिबिलिटी स्टडी का आगाज कर दिया गया। तकरीबन 45 लाख एकड़ फीट मजमूई जखीरे की सलाहियत के चारों डैम्स की तामीराती लागत का तखमीना 298 अरब रुपए है। वजीराबाद, मिड रांझा, चिन्योट और शाहजीउणा के मुकाम पर डैम्स बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने दरियाए चनाब पर चारों मुजवजा डैम से मुतलिक वापडा से फिजिबिलिटी स्टडीज, PC1 दस्तावेजात, हाइड्रोलॉजिकल डाटा की तफसीलात मांग ली। माहौलियाती और ज़ेरी बहाव पर असरात का जायजा लेने के लिए मुकम्मल मालूमात देने का भी मुतालबा। समा को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक सिंध का मौक़िफ़ है, चनाब डैमों से मुतलिक कोई तकनीकी डाटा या तफसीली मुतालियात फराहम नहीं किए गए, जबकि आबी मंसूबों के असरात का जायजा लिए बगैर हतमी राय देना मुमकिन नहीं। वापडा ने दस्तयाब मुतालियात और दस्तावेजात सिंध के साथ शेयर करने पर आमादगी जाहिर भी कर दी है। वापडा के मुताबिक दयामर भाषा मोहम्मद डैम की तकमील के बाद कोटरी से नीचे जाने वाले पानी की जरूरत मजीद कम हो जाएगी, जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कोटरी से नीचे बहाव पहले ही कम हो रहा है। 2022 और 2025 गैर मामूली सैलाबी साल थे। इन आदादो शुमार को मामूल के पानी की दस्तयाबी नहीं समझा जा सकता। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। ये जो आपने विजुअल्स देखे ना नाज़रीन, इसको देखकर ना दिल खून के आंसू रोता है, इसलिए क्योंकि दावे बहुत हैं, बड़े हैं, वादे बड़े हैं, अरबों का बजट है, लेकिन जो सफाई है ना वो सिफर है। सुथरा पंजाब ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हल्के को भी नहीं बख्शा। आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस हवाले से बड़ी बात करते हैं, ज़ाहिर है उनकी पार्टी की अपनी हुकूमत है, डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि मतलब उनका हल्का, ये आप देख रहे हैं विजुअल्स हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। सियालकोट का इलाका उनका जो फतेहगढ़ और शाहपुरा, अब आप यहाँ देखें जहाँ तक नज़र जा रही है ना, आपको क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, गंदगी के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। और ये सारे जो मनाजिर है ना, जो आए दिन पंजाब हुकूमत ये दावे करती है, सुथरा पंजाब जिस पर अरबों का बजट है, सिर्फ करोड़ों का नहीं है, लाखों का नहीं है, अरबों का बजट है, 180 अरब से ज़्यादा का बजट है। और ये आप देखेंगे बजट के असल के हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आ रहे हैं। दावे ये हैं, वादे ये हैं जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन दावों पर ना काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो लोग आपने देखा वहाँ से गुजर रहे हैं, ताफुन है, बदबू के बायस शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जबकि इलाका मकीनों का ये कहना है कि कचरे के बायस उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो इतनी मुतासर हो रही है। अब जाहिर है अब आप देखिए ना कि आपने सफाई सुथराई, आपने मस्जिदों से गुजरना है, मस्जिद के लिए जाना है या अपने घरों में भी रहना है, तो भी क्या आप इस तरह से ये आप इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी गंदगी, इतना ताफुन? बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है कि सामने जो हमें बड़ी साफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, रोड्स पे गुजरते हुए हमें सफाई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है बस उसका ही ख्याल रखा गया। और जो महल्ले हैं जहाँ इंसान बसते हैं उनकी हालत खैर आप देख ही रहे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद फतेहगढ़ में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। शहजाद, बताइए ज़रा तफसील से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट के इलाके फतेहगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरे के ढेर सुथरा पंजाब की कारकर्दगी के पर सवालिया निशान हैं। ताफन और बदबू के बायस अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हैं। इनका कहना है क्या ये है सुथरा पंजाब। मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके तो बिल्कुल साथ ये कचरा पड़ा हुआ है, जैसे कि आप सब जानते हैं साफ़ सुथरा पंजाब की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं है। हमारा ये साथ घर है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि सारा कचरा है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमें साफ़ सुथरा पंजाब की कोई सहूलत मैसर नहीं है। मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि इससे हमें जो है ना ये कचरा उठवाया जाए और हमें इससे इल्तिजाम मिले। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जो मकीन है वो सख्त अजियत में मुब्तला है। ये देखें, ये कचरा है, ये कचरा नहीं बल्कि कचरे का पहाड़ है। और ये आज नहीं है बल्कि कई महीनों से कचरा यहाँ ढेर लगा हुआ है, लेकिन सुथरा पंजाब का अमला यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जब बाजी बताइएगा किन मसाइल का सामने, कितनी बदबू है, किन
सर बहुत सख्त बदबू है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। मेरी साथ ही फैक्ट्री है, बीमार होने की वजह से मेरी काफ़ी लेबर जा चुकी है। सुथरा पंजाब दावे तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई उनके दावों पे काम होता नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहबा से हमारी यही इल्तिजा है कि मेहरबानी फरमा के हमारा ये कूड़ा यहाँ से उठवाया जाए, हमें बीमारियों से निजात किया जाए। जी आप ये देख सकते हैं तमाम अहले इलाका जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कचरे की वजह से ये सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। इस कदर यहाँ पर बदबू है कि यहाँ पर चंद मिनट खड़े होना बड़ा मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा करें ये जो इलाका मकीन है किस करम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन असल में सूरत हाल इसके बरक्स है। जी फतेहगढ़ की सूरत हाल आपने देख लिया और हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा था। मुल्तान चले जाते हैं, वहाँ पर भी कोई सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। गिलगिश्त का इलाका है जहाँ मुख्तलिफ गलियाँ और सड़कें गंदगी का ढेर बनी हुई हैं, गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। बदबू और ताफुन से शहरी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा समा मुकरम खान से। मुकरम, यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, दावे सिफर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल गुलगश्त का इलाका है, मुबीन मार्केट, और यहाँ मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं गंदगी से भरी हुई हैं और लोगों के घरों के दरवाज़ों के सामने जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो रहा है और मज़ीद शहरियों को क्या किन मुश्किलात का सामने जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, सुथरा पंजाब की टीम आती है, इतनी ज़्यादा गंद है यहाँ पे? घर का दरवाज़ा खोलते हैं, सामने गंद दिखाई देता है, कोई मेहमान को नहीं बुला सकते। यहाँ पे मदरसा है, मदरसे के तालिब इल्म यहाँ से गुज़रते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और यही गंदगी हम घर लेके जाते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है, ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। अगर सफाई नहीं करनी तो ये महकमा ही ख़त्म कर दें। ये किस लिए ये सुथरा पंजाब इन्होंने बनाया हुआ है? सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गंद बदबू है, ताफुन है, रुकना यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, और तो गुज़रना उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो मुबीन मार्केट में मौजूद जो गंदगी है उसकी सफाई की जाए। जी ठीक है, मुकरम ने मुल्तान की सूरत हाल हम तक पहुँचाई। अब सुथरा पंजाब के दावे गंदगी और गलाजत में दफन हो गए, यही हो रहा है ना। हमने आपको दोनों सूरत हाल दिखाई, मुल्तान की सूरत हाल दिखाई, सियालकोट, जहलम की बात कर लेते हैं जहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, गलियों में सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर नुमाइंदा समा आमिर कियानी से। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जलम इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हैं, गलियों में सूरज का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त जलम के मेन वस्त में इलाका मशीन मल्ला में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग तफन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। गलियों में सूरज का पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ इस इलाके के लोग मौजूद है, बताइएगा जी किस तरह की परेशानी देखनी पड़ रही है आपको? सर, हमें तो बड़ी खुशी थी कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे जेलम शहर के काफ़ी सारे मसाइल जो ख़ासकर सीवरेज के मसाइल और गंदगी और ताफुन के मसाइल जो है हल हो जाएंगे। लेकिन वासा के आने के बाद नाइल इंतज़ामिया की वजह से हमारे मसाइल जो है वो बढ़े हैं। मज़ीद जो है वो गटर उबल रहे हैं, गलियों में पानी खड़ा है आम हालात में, और आज जो सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से अब पूरा दिन जो है कोई बच्चा घर से नहीं निकल सकता, कोई आदमी काम पे नहीं जा सकता। मुकम्मल हमारी कारोबारी ज़िंदगी बंद है। देखें जी, जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल होकर रह गया है, जो शहरी हैं वो घरों तक मैसूर होकर रह गया है। इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस तरफ नोटिस लें, सफाई सुथराई के जो इंतजामात है इसको मौसर बनाया जाए ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात है इसमें कभी वाक़या हो सके। जी ये जी सुथरा पंजाब के दावे हवा होते आपने देखे कि क्या सूरत हाल वहाँ पे नज़र आ रही है। एक और जो अहम इशू मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत में चल रहा है और जिससे पाकिस्तान भी डायरेक्ट जो है वो मुतासिर भी होता है। ईरान जो है अब वो कुछ नया करने का सोच रहा है। नया एक फ़ौजी डॉक्ट्राइन सामने आया है ईरान का, और वो क्या है? वो ये है कि ईरानी फ़ौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया है। पासदरान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नकदी की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए
कि वो दुश्मन के इलाके तक पहुंच जाए और वहां इस जंग को ले जा सके। पासदारान इनकलाब से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करे और अमेरिका की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर भी सख्त रद्दअमल की धमकी दी है। कहा कि वाशिंगटन ने ऐसा करने की कोशिश की तो दुनिया भर में जो मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वो कब्जे में ले लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना कि इससे बयान सामने आया है। अब लेट्स सी कि सिचुएशन अब आगे किस जानिब बढ़ती है जाती है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक बयानिए की जंग है, जैसे कि इसमें तब्दील होती जा रही है, क्योंकि इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी एक बात करते हैं जिस पर हमें ईरानी रद्दअमल देखने को मिलता है। कभी कुछ ईरानी मौक़िफ़ ऐसा सामने आ जाता है जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बात कर लेते हैं। अब जी ये तो ज़ाहिर ईरान अमेरिका वाला एक मुआहदा है, लेकिन एक और जो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है वो एवरीबडी नोज़ कि जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का, अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ इस दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा भी दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की एक हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। खित्ते और उससे बाहर जो इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी इसी मुआहदे के थ्रू, क्योंकि जो भी अमन पसंद मुल्क है, इससे पहले पाकिस्तान का भी बड़ा यही मौक़िफ़ रहा है बहुत क्लियर, जो भी अमन पसंद मुल्क है जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, एक इकनॉमिकली चीज़ें इस्टेब्लिश हो, ख़ित्ता तरक्की करे, और ना सिर्फ ख़ित्ता तरक्की करे बल्कि एक ऐसे चीज़ें कनेक्टेड रहें कि फिर आपके पास ना ऑटोमेटिकली हो ये कि ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हल निकले। तो उस तनाज़ुर में हम देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवा देते हैं। The agreement is geared towards peace and security of not just the 3 countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. This is of course a matter of diplomatic exchange. I'm not privy to any particular exchange on this matter. But our dialogue and channels of communication with China and United States are open. चले जी, हम भी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मुलाकात कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।